हाय एवरीवन। आज जो है हम लोग क्लास 11th टर्म 2 का जो एनुअल एग्ज़ाम होना है झारखंड बोर्ड ईयर 2022, तो उसमें जो मॉडल सेट रिलीज किया गया है काउंसिल के द्वारा, उसमें जो प्रश्न हैं उनको एक एक करके जो है हम लोग डील करने वाले हैं। एग्जामिनेशन में बहुत पॉसिबिलिटी है कि यह मॉडल सेट से अप्रॉक्स 70% क्वेश्चंस तो होने हैं, नहीं भी हुआ तो क्वेश्चन इसी के जैसे होंगे, बिल्कुल अलग नहीं, लेकिन फिर भी 70% क्वेश्चन एक अनुमानित है कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं मॉडल सेट से ही। तो आप मॉडल सेट को अच्छे से करोगे, वीडियो के द्वारा इसको समझाया जा रहा है, इसका सॉल्यूशन PDF के थ्रू आप लोग के पास गया होगा। तो आइए एक एक करके जो है सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग डील करते हैं। 3 मॉडल सेट रिलीज हुए हैं। सबसे पहले मॉडल सेट 1, प्रत्येक मॉडल सेट में 19 क्वेश्चंस दिए गए हैं। 3 सेक्शन में क्वेश्चन बटे हुए हैं। सेक्शन 1 में जो है 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन है, जिसमें आंसर किन्हीं 5 का करना है। सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट में जो है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के 14 तक, मतलब फिर से 7 क्वेश्चन हैं, जिसमें किसी 5 का आंसर करना है। और जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15 to 19 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, वो 5 में से किन्हीं 3 का आंसर करना है। तो यहाँ जो मॉडल सेट के द्वारा सॉल्यूशन आप लोग को दिया जा रहा है, उसमें 100% क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उसमें से आप रटोगे सब, और एग्जामिनेशन में फिर जो आपको सूटेबल या सहूलियत लगे आंसर करने में, वैसे क्वेश्चन को आप आंसर करोगे। तो पार्ट 1 से 5 क्वेश्चन, पार्ट 2 से 5 क्वेश्चन, और जो थर्ड पार्ट है इसमें सेक्शन C, उसमें से किसी 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। तो अभी जो हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, उसमें से जो क्वेश्चन है मॉडल सेट में उसका तो सॉल्यूशन देखेंगे ही, और उसी से रिलेटेड कुछ और जो एग्जामिनेशन के लिए हैं इम्पॉर्टेंट, साथ में उसको भी हम लोग करते चलेंगे। तो सबसे पहले मॉडल सेट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का लेविस स्ट्रक्चर बनाने बोला है। आखिर इतने सारे मॉलिक्यूल्स में या कार्बन मोनोऑक्साइड को ही चूज किया है, तो कोई तो वजह होगा ही कि क्यों इसको लिया। तो लेविस स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं करते क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग दिखलाया जाता है नॉन मेटल एटम्स के बीच किसी भी कोवलेंट मॉलिक्यूल में। इलेक्ट्रॉन को वहाँ हम लोग डॉट या क्रॉस से दिखाते हैं पेयर में करके। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कन्फिग्रेशन आप लिखोगे 2 और 4, ऑक्सीजन का 8 है तो 2 और 6। बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है उसके अनुसार किसी भी एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्डिंग में वही इन्वॉल्व होते हैं। तो कार्बन का वैलेंस 4 है, ऑक्सीजन का वैलेंस 6 है। तो आप यहाँ कार्बन लिख दो, एक जगह ऑक्सीजन लिख लो। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप दिखलाओ, तो इलेक्ट्रॉन को क्रॉस और डॉट से दिखाएंगे हम लोग। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए। वैसे ही ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2-2 करके दिखाओगे तो 2 इस तरफ हो जाना है, 2 यहाँ हो जाना है, 2 यहाँ। अब ऐसे करके आप शेयरिंग दिखलाओ। तो यदि ऐसे शेयरिंग दिखलाओगे ना, तो ऑक्सीजन का तो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, लेकिन इस कार्बन को यदि आप देखोगे तो यहाँ इसके 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। जबकि यह जो लेविस स्ट्रक्चर है ऑक्टेट रूल पे बेस्ड होता है, और ऑक्टेट रूल मतलब कि यदि एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि 8 होना चाहिए। हाँ, 8 नहीं भी होता है, 8 से ज़्यादा भी होता है, लेकिन याद रखोगे कि कार्बन का कोई कंपाउंड है तो उसमें कार्बन का हमेशा 8 होता ही है। यदि ऐसे स्ट्रक्चर आप बना करके छोड़ोगे तो इसका मतलब कार्बन का यहाँ 8 से कम है, मतलब यह मॉलिक्यूल इज़ नॉट वेरी मच स्टेबल, अनस्टेबल की कैटेगरी में आएगा। और जानकारी के लिए बता दें कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे यूनिवर्स का सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल है। स्टेबलिस्ट मॉलिक्यूल इज़ द कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब इसमें प्रत्येक एटम का ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, ऐसा स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते हो। तो इसी को सही तरीके से हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सही तरीके से बनाने का कुछ ऐसा है। कार्बन इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप दिखलाओ, ऑक्सीजन को के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स को आप दिखलाओगे तो ऐसे दिखलाना है, 2 2 4 और बाकी का 2 6, ऐसा। अब देखोगे तो कार्बन के भी 8 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के भी 8, दोनों एटम के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए।
लेकिन यहाँ कुछ हुआ अजीब। कोवलेंट बॉन्ड का जो कंसेप्ट है उसके अनुसार यदि दो एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है तो म्यूचुअल शेयरिंग होगा। म्यूचुअल शेयरिंग होगा मतलब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लगा रहा है तो ऑक्सीजन भी एक ही लगाएगा। तो यहाँ दोनों तो ठीक था कि एक कार्बन तो एक ऑक्सीजन, लेकिन ऊपर वाले में दोनों ऑक्सीजन ही लगा दिया, क्योंकि दोनों बराबर लगा रहे हैं तब तो फिर हो ही नहीं रहा स्ट्रक्चर इसका। तो ऐसा करने से जो इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है ये डबल बॉन्ड O, यहाँ इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक ऐसा यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन दिस इज़ नॉट सिंपल कोवलेंट बॉन्ड, दिस वन इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एरो से दिखलाते हैं, ये एरो बतला रहा है कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ही लगाया है, कार्बन नहीं लगाया, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है कार्बन की तरफ, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो यह जो बॉन्ड बना है दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट लेविस स्ट्रक्चर में नहीं आया है, लेकिन ये कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स ही हैं जिनका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के आप नहीं दिखा सकते हो। हाँ, चाहोगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना दिखाएं, नॉर्मल बॉन्ड ही हम दिखलाते हैं कि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट आया ही नहीं है तो फिर कैसे। तो ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटा करके नॉर्मल बॉन्ड को दिखा देते हैं हम लोग। लेकिन यदि ऐसा करोगे तो अब इलेक्ट्रॉन में कुछ अंतर होने वाला है। क्या सो देखोगे, कार्बन का यहाँ अपना इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इधर 2, एक इस बॉन्ड में 3, एक 4, एक 5। अपना हम लोग देख रहे हैं कार्बन के पास 4 है, यहाँ 5 हो जा रहा है, मतलब एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। तो यह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कार्बन किसी एटम से लिया होगा, और जब कोई एटम किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेता है तो ऑब्वियसली उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन का देखोगे तो 1 2 3 4 5, यहाँ 6 है, कितना 5, एक कम, मतलब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया होगा किसी को एक। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस पर पॉजिटिव आता है, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन कम हो, वैलेंस से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो माइनस चार्ज, कम तो प्लस चार्ज, ऐसा। तो या तो आप ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखलाओ या फिर आप ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दिखलाओ, दोनों में से कोई एक ही काम करना है। चार्ज दिखाओगे तो कोऑर्डिनेट नहीं, और कोऑर्डिनेट दिखलाओगे तो चार्ज नहीं, ऐसा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम में आया तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग नहीं बनाएंगे, ये गलत स्ट्रक्चर है, ऐसे इसको बनाना है, ये दोनों में से कोई भी बना सकते हो ऐसे। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो यहाँ लिया एक स्पेशल मॉलिक्यूल के तौर पे, जिसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट आया। हो सकता है एग्जाम में कार्बन मोनोऑक्साइड ना पूछ करके ओजोन का पूछ दे, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस का पूछ दे। तो इन सब में भी वही कंसेप्ट है जो इस कार्बन मोनोऑक्साइड में है, अलग नहीं है। और आप नोट्स में देखोगे केमिकल बॉन्डिंग का जो नोट्स प्रोवाइड कराया गया आपको, तो उन नोट्स में जो इन दोनों का लेविस स्ट्रक्चर बना हुआ है यही सेम कंसेप्ट है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट वहाँ भी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो आप करोगे ही, और इसके साथ ही साथ आप ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड को भी करोगे, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड आज ये स्पेशल मॉलिक्यूल यदि सेलेक्ट किया है तो हो सकता है एग्जाम में ये छोड़ करके ही दोनों में से कोई दे दे। तीनों एक ही जैसे बनने वाले हैं, नोट्स में है दोनों, नोट्स में तीनों बना हुआ है। एक तो अभी हम समझा करके बता दिए जो मॉडल सेट में था, बाकी इन दोनों को नोट से आप अच्छे से जो है कर लोगे तो हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 1। एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए इंथैल्पी चेंज पूछा है। देखो, 2 प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं, एंडोथर्मिक और दूसरा होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, और एक्सोथर्मिक वैसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। मतलब यदि किसी प्रोसेस के दरमियान हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है तो वैसे प्रोसेस को एंडोथर्मिक बोलोगे। जैसे कि आइस मेल्ट करके वाटर में कन्वर्ट होता है तो बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी, तो वह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ। लेकिन वही किसी प्रोसेस के दरमियान यदि हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, जैसे चूना को आप पानी में घोलो, पानी गर्म हो जाता है, इसका मतलब कि हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलेंगे। तो यह एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रहा है, इसको हम लोग बेसिकली इंथैल्पी के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, या थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है। थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़े होगे चैप्टर, तो उसका कंसेप्ट है, या इंथैल्पी वगैरह। इंथैल्पी इज नॉट हीट, इंथैल्पी जिसको एच से डिनोट करते हैं, या बेसिकली इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वर्क का समेशन होता है। डिटेल कंसेप्ट आप थर्मोडायनेमिक्स में देखे होगे, बस यहाँ अभी हम लोग को जानना है कि यह जो इंथैल्पी है,
तो इस इंथैल्पी को यदि हम लोग इंथैल्पी चेंज लिखें तो इंथैल्पी चेंज कहने का मतलब फिर इसको डेल्टा एच से दिखलाएंगे। तो यह 3 सिचुएशन होता है, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा एच पॉजिटिव और एक होता है डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच जीरो का मतलब हुआ कि ना तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा ना ही हीट एनर्जी इवॉल्व होगा, रिलीज होगा, कुछ नहीं, ना तो एब्जॉर्ब ना तो रिलीज। डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब हीट एनर्जी रिलीज्ड। जैसे हम लिखें कि किसी प्रोसेस का इंथैल्पी चेंज जो है डेल्टा एच वह -100 जूल है। कोई प्रोसेस है उसका इंथैल्पी चेंज कितना है, -100 जूल। तो इसका मतलब हुआ कि उस प्रोसेस के दरमियान इतना एनर्जी रिलीज हुआ है। वही हम बोले कि उसका इंथैल्पी चेंज +100 जूल है, मतलब उस प्रोसेस के दरमियान इतना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ है, ऐसा। तो क्वेश्चन में जो यहाँ पूछा है वह एक्जोथर्मिक प्रोसेस के बारे में पूछा है कि एक्जोथर्मिक रिएक्शन है तो उसमें हीट एनर्जी हमेशा क्या होना है, रिलीज होना है। और जब हीट एनर्जी रिलीज होगा तो जो डेल्टा एच होगा उसके लिए क्या रहेगा, नेगेटिव होगा। ये पूछा है कि द वैल्यू ऑफ इंथैल्पी चेंज फॉर द एक्जोथर्मिक रिएक्शंस इज ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा यहाँ। तो नेगेटिव बतलाएगा इतना ही कि हीट एनर्जी रिलीज होना है, बस। पॉजिटिव रहता तो एब्जॉर्ब होता। तो हो सकता है मॉडल सेट में एक्जोथर्मिक दिया है, एग्जामिनेशन में इंडोथर्मिक पूछ दे। तो इंडोथर्मिक में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, तो इसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या चीज़ हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो ये 2 क्वेश्चन हुए, क्वेश्चन 1 और 2। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th हो या 12th, जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में होता ही है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जान रहे हो ना, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग सेल, सबसेल या ऑर्बिटल में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट को ग्रुप वाइज क्लासीफाई किया गया है यह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे ही है। मतलब एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है, खास करके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन। तो उसी में से जो 11th का सिलेबस में है उसमें हम लोग को एस ब्लॉक देखना है और पी ब्लॉक देखना है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में भी हम लोग को ग्रुप 13 और ग्रुप 14 देखना है। 15 to 18 जो है क्लास 12 का सिलेबस में है, तो इससे क्वेश्चन नहीं आना है, आना है 13-14 से रिलेटेड। एस ब्लॉक में तो 2 ही ग्रुप है, 1-2 दोनों पढ़ना है हम लोग को। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका हम बता देते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप 1 है तो NS1, ग्रुप 2 है तो NS2। पी ब्लॉक में ग्रुप 13 है तो इसका होगा NS2 NP1 और 14 है तो NS2 NP2। और इन सारे जगहों पे SP वगैरह सब सेल से जान रहे हैं हम लोग। और ये जो N है दीज आर वैलेंस सेल, मतलब ग्रुप 13 का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका लास्ट का S में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, P में 1, बस यहाँ ही चेंज करेगा, कभी 2S हो जाएगा, कभी 3S 4S, जैसा एलिमेंट जिस पीरियड का हो उस हिसाब से। समझ गए बात को। हो सकता है कि पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट का पूछे और पूरे एस ब्लॉक का पूछे। तो पूरे एस ब्लॉक का पूछेगा तो क्या लिखोगे, NS1 से 2, और पूरे पी ब्लॉक का पूछेगा तो NS2 तो कॉमन ही रहना है, बस यहाँ NP1 से लेकर के 6 तक, 1 to 6। मतलब कोई भी पी ब्लॉक एलिमेंट होगा उसका लास्ट में NS में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, बस ये NP चेंज करेगा, कभी 1 कभी 2 कभी 3, ऐसे करके जो है पूरा 6 तक जाएगा, ऐसा। तो इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। मॉडल सेट में अभी हम लोग को दिया ग्रुप 13 का, मे भी एग्जाम में 14 पूछ दे या 13-14 ना पूछ करके पूरे पी ब्लॉक का पूछ दे, तो ऐसा याद रखोगे आप। लेकिन इस क्वेश्चन रहेगा या टॉपिक से क्वेश्चन रहना ही है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ध्यान रखोगे। तो सबका बता दिए। नेक्स्ट जो इसमें है वह इक्विलिब्रियम चैप्टर का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, कि कैलकुलेट द pH ऑफ 0.1 मोलर HCl। 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन के लिए क्या निकालना है, pH। देखो इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, लेकिन कोई डिफ़िकल्ट कंसेप्ट नहीं है, बड़ा आसान सा चीज़ है, समझोगे आसानी से।
यह जो लिखा हुआ है 0.1 m HCl, सो दिस वन कैपिटल M इज मोलर, मोलर मीन्स मोलैरिटी, मोलैरिटी मीन्स मोल पर लीटर। इसका मतलब हुआ कि HCl का जो सॉल्यूशन है, HCl का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हो गया 0.1 मोल पर लीटर, और इसका मतलब हुआ कि उसमें HCl का 0.1 मोल लेकर के घोला गया है 1 लीटर सॉल्यूशन में। इसका ये मतलब हुआ 0.1 मोल पर लीटर। मोलैरिटी का क्या डेफिनेशन होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.1 मोल एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में यदि 0.1 मोल HCl का डिजॉल्व है तो इसको हम लोग बोलेंगे 0.1 मोलर HCl। मतलब ओवरऑल यहाँ यह कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ठीक। अब HCl एक एसिड है, तो HCl को जब आप वाटर में डिजॉल्व करोगे तो हम लोग जानते हैं कि एसिड H+ फर्निश करता है। तो जब ये H+ फर्निश करेगा तो क्या होगा कि यह H+ को वाटर का मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर से ले लेगा, तो H2 और H+ मिल करके बन जाएगा H3O+ और ये बच जाएगा Cl-। मतलब कोई भी एसिड को वाटर में डिजॉल्व करो तो यह H+ देगा, लेकिन वह H+ फ्री नहीं होगा, वाटर के साथ मिलकर के हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। सो एसिड इज द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस मीडियम, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ HCl बोलो या फिर हाइड्रोनियम आयन बोलो, दोनों इक्विवेलेंट है। क्या कि देखो 1 मोल यहाँ HCl है तो 1 ही मोल यहाँ हाइड्रोनियम आयन है, तो दोनों इक्विवेलेंट है। इसका मतलब कि जितना कंसंट्रेशन HCl का होगा उतना ही कंसंट्रेशन H3O+ का। तो यह जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है HCl, केमिस्ट्री में याद रखोगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन। तो ये HCl का दिया हुआ है 0.1 मोल पर लीटर। अब इक्वेशन से क्या देख रहे हैं हम लोग कि 1 मोल HCl बराबर है 1 मोल H3O+ का। तो यहाँ से यदि हम लोग लिखेंगे H3O+ का कंसंट्रेशन, सो दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू 0.1 मोल पर लीटर, ठीक। pH निकालने के लिए बोला है ना, pH का फॉर्मूला होता है, pH इक्वल टू होता है log of 1 by हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग pH। ऐसे एक्चुअली यह जो pH है इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम चैप्टर जब पढ़ोगे डिटेल जानोगे, pH को बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। और ये कैलकुलेट करने का यह फॉर्मूला होता है log 1 by H3O+। log से आप रूबरू हुए होगे मैथ्स यदि पढ़े होगे तो अब करना कुछ नहीं है, H3O+ का कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है। सो pH इक्वल टू log 1 by ये हो गया 0.1 ऐसा। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ 10 कर दोगे तो ये हो जाना है log 1, ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 1 खत्म ही जाएगा, तो ये हो गया log 10। देखो log का डिटेल आप पढ़े होगे ना तो उसमें जानते होगे log 2 होता है, एक का बेस e होता है और दूसरा log टू द बेस 10 होता है। ये नेचुरल log होता है और ये log है जिसको हम लोग टेबल में देखते हैं वैल्यू के लिए। तो यहाँ या जो log है वह बेस 10 का है, तो ये जो log बेस 10 और यदि यहाँ 10 है तो इसके लिए वैल्यू 1 होता है, मतलब इस सॉल्यूशन का pH आ जाना है कितना 1। ऐसा log का कंसेप्ट यहाँ यूज हुआ है। हो सकता है एग्जाम में या 0.1 के जगह आ जाए 0.001 ऐसा आ जाए, तो कुछ नहीं, बस यहाँ 0.1 था वो 0.001 हो जाना है, यहाँ भी आप लिखोगे तो 0.001 हो जाना है, और इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 1000 हो जाना है। 1 के बाद कितना जीरो है 3 जीरो, तो 1 के बाद जितना जीरो रहेगा उतना ही वैल्यू होगा log का। 1 के बाद 2 जीरो रहा तो 2, 1 जीरो रहा तो 1, 3 जीरो रहा तो 3, 10 जीरो रहा तो 10, और केवल 1 ही रहा, कोई जीरो नहीं है तो फिर वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ गए ना। तो pH कैलकुलेट करने के लिए यदि ऐसे आता है, मैंने कोई एसिड का कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो आप इसी का इस्तेमाल करोगे। log हालांकि और भी नंबर्स के निकलते हैं, मैंने कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 10,000 ऐसे करके रहे, log 5 log 7 ऐसे करके भी आ जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम में अभी जो 11th में पूछेगा उसमें से वैसे log के टर्म्स नहीं आएंगे। बस ऐसे आया तो ध्यान रखोगे कि 1 के बगल में जितने जीरो हैं उतना ही उसका वैल्यू हो जाएगा। 3 जीरो है तो 3, 1 जीरो रहता तो वैल्यू 1 होता। तो ऐसे हम लोग pH कैलकुलेट करते हैं किसी भी सॉल्यूशन का, यदि उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका फाइव नंबर,
ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने बोला है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अनुसार डिफाइन ऑक्सीडेशन। तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के कई तरीके हैं। एक पूछा है अभी इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट, हो सकता है कि एग्ज़ाम में दूसरा पूछ दे, तो उसके लिए एकदम बड़ा ही शॉर्टकट तरीका हम बताते हैं, एक ट्रिक याद रखोगे। और दोनों के लिए ऑक्सीडेशन दिया एग्जाम में, हो सकता है रिडक्शन पूछ डाले, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के लिए आप याद रखोगे रेल, और इसके लिए याद रखोगे गार्ड। बस ये दो वर्ड आपको याद रखना है। सो व्हाट इज आर? आर मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मतलब कोई मेटल। ए इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मतलब कोई नॉन मेटल। आई इज इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर एंड एल इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका सब उल्टा कर दो, इस जी से यहाँ हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए से हो जाएगा एडिशन ऑफ, जिसका यहाँ रिमूवल हो रहा था इसका एडिशन हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आर फॉर रिमूवल, तो जिसका यहाँ एडिशन हो रहा था यहाँ रिमूवल हो जाएगा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एंड डी इज द डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, कोई एक याद रखोगे, इधर आप ऑक्सीडेशन याद रखो या रिडक्शन, तो उलट देंगे। यदि ऑक्सीडेशन पूरा याद है तो रिडक्शन में उसको उल्टा कर देना है, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पूछा है, मतलब कि दिस वन, तो कैसे डिफाइन करेंगे कि द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम या केमिकल स्पीसीज इज नोन एज ऑक्सीडेशन। किसी भी केमिकल स्पीसीज से इलेक्ट्रॉन का त्याग होना, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाएगा। वह केमिकल स्पीसीज कोई एटम हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयन हो सकता है। जैसे सोडियम एक एटम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये सोडियम प्लस, तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। उसी प्रकार से कोई आयन ले लें, मान लो Fe2+ है, या एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके बन गया Fe++, तो यह इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो बोलेंगे कि Fe2+ का यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। उसी प्रकार से कोई मॉलिक्यूल है O2, यह अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके मान लो O2++ बन गया ऐसे, तो यहाँ बोलेंगे O2 का ऑक्सीडेशन हो गया। तो किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन से यदि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो यह लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें से आप कोई भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो, इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हो, इसे कर सकते हो या इसे कर सकते हो। क्योंकि मॉडल सेट में इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट पूछा है, इसलिए हम लोग इसके अनुसार, हो सकता है पूछता ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट, तो फिर ऐसे बोलना पड़ता है कि द इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हो सकता है ऑक्सीजन के कंसेप्ट में पूछता तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो चार में से कोई भी है ना, तो आप इसको याद रख लोगे, एक एग्जाम्पल अपने से बना करके लिख दोगे तो हो जाएगा। तो ऐसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इस ऑक्सीडेशन नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, IUPAC नाम लिखना है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है एल्कीन का, इसका IUPAC नाम। बेसिक सा कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा IUPAC नाम लिखना है। तो देखो इस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि मतलब फंक्शनल ग्रुप अब आ गया इसमें। अब नॉमेनक्लेचर का जो बेसिक सा रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन देखो जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता हो, नंबरिंग करो, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक पड़ेगा फिर ब्रांच का नाम लिखो वैसे, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाना है। नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 ब्रांच, ब्रांच का नाम हमेशा पहले, तो 3 मिथाइल
5 कार्बन का वर्ड रूट हो जाएगा पेंट, 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है मतलब 1 और इन। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 मिथाइल, इस 1 को पहले करके लिख सकते हो पेंटीन। ऐसा दोनों सही है, जो लिखना है लिख सकते हो आप। देखो ऑर्गेनिक में जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना हाइड्रोकार्बन व अल्केन, अल्कीन और अल्काइन पढ़ना है, तो नॉमेनक्लेचर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन ही आएगा। इसलिए नोट्स में आप देखोगे ऑर्गेनिक का नोट्स में, और अल्केन, अल्कीन, अल्काइन से रिलेटेड जो भी नॉमेनक्लेचर है उसको आप अच्छे से कर लेना। अभी यहाँ ये दिया ना, कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही दे दे, नॉमेनक्लेचर हज़ारों कंपाउंड से कोई भी एक उठा के दे देगा, लेकिन हाँ जो भी देगा वह अल्केन, अल्कीन और अल्काइन से ही देगा, क्योंकि सिलेबस में हम लोग को यही तीनों पढ़ना है हाइड्रोकार्बन में। इसलिए इन तीनों को ध्यान से जो है आप एक बार रिवाइज कर लोगे नोट्स से, बाकी को छोड़ दोगे, तो यही तीनों में से कोई एक जो है एग्ज़ाम में आ जाएगा। और एक अंतिम क्वेश्चन है इस सेक्शन 1 में, क्वेश्चन नंबर 7। और इसमें से एक कंपाउंड दिया हुआ ब्यूट-2-इन, और इस ब्यूट-2-इन का बोला है कि सिस आइसोमर बनाओ। आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म। देखो यह जो आइसोमेरिज्म होता है इसमें जानते होंगे कि सिस के अलावे एक और क्या होता है, ट्रांस होता है। जब भी किसी का सिस और ट्रांस आइसोमर बनाने बोले तो सबसे पहले जो कंपाउंड दिया हुआ उसका आप जनरल स्ट्रक्चर बना लेना। ब्यूट-2-इन है तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 2-इन मतलब सेकेंड पे डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन दे करके पूरा कर दो तो यहाँ CH3 हो जाएगा, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH3 ऐसे। अब इसमें से आप देखो केवल मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन को, बस पूरे को नहीं देखो, मल्टीपल बॉन्ड के कार्बन को। तो एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ठीक। अभी जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो, मतलब डबल बॉन्ड का जो दोनों कार्बन हुआ, ये देखो ये कार्बन में एक हाइड्रोजन है, इसमें भी एक हाइड्रोजन है, मतलब ये दोनों सेम ग्रुप है, हाइड्रोजन इसमें भी एक हाइड्रोजन। उसके अलावे फिर एक CH3 यहाँ लटका हुआ है, एक CH3 यहाँ, तो एक CH3 यहाँ, एक CH3 यहाँ। इसी अरेंजमेंट को जिसमें कि आइडेंटिकल ग्रुप्स डबल बॉन्ड के सेम साइड हैं, चाहे आप दोनों हाइड्रोजन को ले लो चाहे दोनों CH3 को ले लो, ये डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, तो ऐसे ही अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सिस फॉर्म, और ये कहलाएगा सिस आइसोमर। इसी में अपोजिट चला जाता है, मतलब ये HCCH3 डबल बॉन्ड C, यहाँ चला जाता CH3 और यहाँ जाता H, आइडेंटिकल ग्रुप्स डबल बॉन्ड के अपोजिट, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो हो सकता है अभी ब्यूट-2-इन का सिस बनाने दे दिया, एग्जाम में ट्रांस आ जाए तो कुछ नहीं करना है। सिस में डबल बॉन्ड के सेम साइड होते हैं आइडेंटिकल ग्रुप्स, और ट्रांस में वही अपोजिट चले जाएंगे। कैसे बनाओगे समझ गए, पहले स्ट्रक्चर बना लेना, डबल बॉन्ड को देखना और देखना कि डबल बॉन्ड के कार्बन के 2 ग्रुप्स कौन कौन से हैं उसको लिख लेना, और बस यही आइडेंटिकल ग्रुप को एक बार सेम कर दोगे तो सिस, अपोजिट कर दोगे तो ट्रांस। हो सकता है मान लो यहाँ रहता CH2 CH3, तो एक तरफ HCH3 ठीक है, यहाँ H और यहाँ हो जाता CH2 CH3, तो अब ये दोनों तो अलग हो गया, इससे मतलब नहीं है, HH को देखेंगे हम लोग, ठीक। यहाँ CH2 CH3 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। तो इस तरह से हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमर जो है करेंगे, ध्यान रखोगे इस बात को। उसके बाद का जो अब क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, सेक्शन बी में, ये सेक्शन 1 तो हो गया या सेक्शन ए, सेक्शन बी की अब बात करते हैं हम लोग। तो सेक्शन बी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 8, तो यह क्वेश्चन थोड़ा लंबा बनेगा तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी जो है हम लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 पहले देख लेते हैं, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 10 में जो है आर्हेनियस के अनुसार एसिड और बेस का कंसेप्ट पूछा है। देखो एसिड और बेस के कम से कम भी तो 6-7 कंसेप्ट हैं, कम से कम भी 6-7 कंसेप्ट होते हैं। एक जो एकदम बेसिक क्लास में आप पढ़े होंगे कि वह सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टा हो एसिड, और जो स्वाद में कड़वा हो वह बेस, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। लेकिन चूंकि केमिकल है तो हर केमिकल को ऐसे चख के देखना कि खट्टा है या कड़वा है पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एसिड को कई तरीके से डिफाइन किया गया, एक आर्हेनियस के अनुसार डिफाइन किया गया, फिर एक लेविस के अनुसार डिफाइन किया गया, फिर एक ब्रॉन्स्टेड के अनुसार डिफाइन किया गया,
उसके बाद फिर लक्स फ्लड के अनुसार डिफाइन किया गया। इसके अतिरिक्त 2 और कंसेप्ट है। तो अभी जो हम लोग का सिलेबस में है वह ये 3 है, आर्हेनियस, लेविस और ब्रोंस्टेड। तो एग्ज़ाम में यही तीनों में से कोई और जो 3 मॉडल सेट है ना, वो तीनों मॉडल सेट में एक में आर्हेनियस कंसेप्ट पूछा है, एक लेविस पूछा है, एक में ब्रोंस्टेड पूछा है। तो तीनों सेट में अलग अलग है, तो उसको वहीं देखेंगे हम लोग। अभी आर्हेनियस पूछा है, तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, लेविस, ब्रोंस्टेड तीनों नाम है, लक्स फ्लड भी नाम है साइंटिस्ट का। सो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एसिड वह सब्सटेंस है जो वाटर में घुलने के बाद H+ आयन दे या फिर हाइड्रोनियम आयन दे। सो एसिड इज अ सब्सटेंस विच फर्निशेस आइदर हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। बताया कि यही हाइड्रोजन आयन वाटर में मिल करके हाइड्रोनियम बन जाता है। तो हाइड्रोजन बोलो या हाइड्रोनियम बोलो एक ही बात है। तो यदि कोई सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व करके हाइड्रोनियम आयन देता हो तो वह एसिड कहलाएगा, और यदि कोई सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व करके हाइड्रोक्साइड आयन देता हो तो वह क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। एग्जाम्पल कई हैं, जैसे एसिड में जानते ही 3 तो जानते ही होंगे, HCl, H2SO4, HNO3। अब मान लो यह HNO3 ही है, इसको आप वाटर में डिजॉल्व करोगे H2O, तो यह H2O से ही H+ कंबाइन करके बन जाएगा H3O+, और यहाँ से बन जाएगा NO3-। तो वाटर में घुलने पर हाइड्रोनियम आयन दे रहा है तो एसिड। बेस में आप जैसे कॉमन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको वाटर में घोलोगे तो हम लोग लिखते हैं सोडियम आयन एक्वस और हाइड्रोक्साइड आयन एक्वस, तो वह OH- दे रहा है। तो यदि कोई सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व हो करके हाइड्रोनियम आयन देता हो तो वह कहलाने वाला है एसिड, और हाइड्रोक्साइड आयन देगा तो वह बेस। एंड दिस कंसेप्ट इज अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। इन दोनों के अनुसार अलग अलग है एसिड बेस। जो हम लोग आगे का मॉडल सेट सॉल्व करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे, ध्यान रखोगे इस बात को। तो आज का इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट लेक्चर से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।